नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। हर रोज क्राइम की स्टोरी सुनने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुंबई के माहिम इलाके की एक पुरानी 2 मंजिला इमारत के दूसरे तल पर श्रीरंग पोटे नाम का एक साधारण सा व्यक्ति अपनी पत्नी और इकलौते बेटे गिरीश के साथ रहता था। श्रीरंग पोटे एक सीधे सादे और उच्च नैतिक सिद्धांतों वाले महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, जो एक छोटी सी सरकारी नौकरी में क्लर्क के पद पर कार्य करते थे। वे सुबह जल्दी उठते थे, पूजा पाठ करते थे, नाश्ता करके ऑफिस चले जाते थे और शाम को थके हारे घर लौटते थे तो परिवार के साथ समय बिताते थे। उनकी पत्नी घर का पूरा कामकाज संभालती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी और गिरीश की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। गिरीश उनका इकलौता बेटा था। बचपन से ही उस पर माता पिता का बेहिसाब लाड़ प्यार बरसता था। जब वो छोटा था तो नई साइकिल मांगी तो तुरंत खरीद दी। अच्छे कपड़े, खिलौने, स्कूल की फीस, कुछ भी मांगता सब मिल जाता। श्रीरंग पोटे उसे अपने बुढ़ापे का सहारा मानते थे, इसलिए कभी डांटा नहीं, कभी किसी इच्छा को टाला नहीं। लेकिन यही अति लाड़ प्यार गिरीश को धीरे धीरे जिद्दी, स्वार्थी और बिगड़ैल बना गया। स्कूल में वो पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, क्लास बंक करता था, दोस्तों के साथ बाहर घूमता था और घर लौटकर मां से पैसे मांगता था। अगर मां मना करती तो झगड़ा करता था, कभी कभी हाथ तक उठा देता था। बड़ा होते होते उसकी आदतें और बिगड़ गई। वो दिन भर सड़कों पर अपने आवारा दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल दौड़ाता था, लड़कियों को छेड़ता था, जोर जोर से चिल्लाता था और शाम को बियर की बोतलें लेकर पार्क में बैठकर हंसता गाता था। दोस्तों की संगत में उसने पहले सिगरेट पीना शुरू किया, फिर शराब की लत लग गई। श्रीरंग पोटे जब ये सब देखते थे तो समझाते थे कि बेटा ऐसा मत कर, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। लेकिन गिरीश कान पर जूं तक नहीं रेंगने देता था। वो कहता था, पापा आप पुरानी सोच के हो, आजकल का जमाना अलग है। श्रीरंग और उनकी पत्नी रातों को चुपचाप रोते थे, लेकिन अब उनके बस में कुछ नहीं था। समझाने बुझाने की सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थी। परिवार वाले बेटे को काबू में नहीं ला पाए तो रिश्तेदारों ने एक पुरानी सलाह दी कि गिरीश की शादी कर दो, शादी के बाद जब बहू आएगी और जिम्मेदारी का बोझ आएगा तो वो अपने आप सुधर जाएगा। श्रीरंग पोटे को मन ही मन पता था कि शायद ऐसा न हो, क्योंकि गिरीश की आदतें बहुत गहरी हो चुकी थी। लेकिन कोई और रास्ता न देखकर उन्होंने हामी भर दी और रिश्ते देखने शुरू किए तो कई जगह से प्रस्ताव आने लगे, क्योंकि गिरीश इकलौता बेटा था और लोग सोचते थे कि ऐसे घर में बहू को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, घर का काम कम होगा और आराम की जिंदगी मिलेगी। लेकिन जैसे ही रिश्तेदारों या लड़की वालों को गिरीश की असलियत पता चलती थी कि वो बेरोजगार है, शराब पीता है, आवारा दोस्तों के साथ घूमता है, तो वे तुरंत पीछे हट जाते थे। इस बात से श्रीरंग पोटे और उनकी पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि उनका अपना बेटा ही दोषी था। कई लड़कियां इस बदनसीबी से बच गई, लेकिन मधुमती की किस्मत में ये दुख लिखा हुआ था कि उसकी शादी गिरीश से हो जाए। मधुमती एक बेहद खूबसूरत, लंबे काले बालों वाली, समझदार और हमेशा मुस्कुराती रहने वाली लड़की थी। वो घर का सारा कामकाज संभालती थी, मां की मदद करती थी और पड़ोसियों से भी अच्छे से बात करती थी। वो भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता जब वो सिर्फ 5 साल की थी तभी एक सड़क दुर्घटना में गुजर गए थे। उसके बाद उसकी मां शकुंतला ने अकेले ही उसे मां और पिता दोनों का प्यार दिया। शकुंतला एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करती थी। सुबह जल्दी उठती थी, नाश्ता बनाती थी, मधुमती को स्कूल छोड़ती थी, फिर ऑफिस जाती थी और शाम को थकी हारी लौटकर खाना पकाती थी, मधुमती के साथ होमवर्क कराती थी। पति की मौत के समय शकुंतला अभी जवान थी। कई अच्छे रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने दोबारा शादी करने से साफ मना कर दिया और कहा कि मेरी बेटी ही मेरी पूरी दुनिया है, मैं अपनी सारी जिंदगी उसे समर्पित कर दूंगी। मधुमती अपनी मां शकुंतला से भी ज्यादा
अपनी नानी अहिल्या की लाडली थी। नानी अहिल्या फ्रांस में रहती थी, एक छोटी सी नौकरी करती थी, लेकिन हर महीने मधुमती के बैंक अकाउंट में ठीक ठीक $1,000 ट्रांसफर कर देती थी। शकुंतला की सैलरी में से जो भी पैसा बचता वह भी मधुमती के नाम पर जमा कर देती थी। जिस 2 कमरों के फ्लैट में मधुमती अपनी मां के साथ रहती थी, वो भी पूरी तरह मधुमती के नाम पर था। इस तरह धीरे धीरे मधुमती के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जमा हो चुकी थी। जब श्रीरंग पोटे को मधुमती की इस संपत्ति के बारे में पता चला कि उसके नाम पर फ्लैट है, बैंक में करोड़ों रुपए हैं और नानी हर महीने डॉलर भेजती है, तो उनके मुंह में पानी आ गया और वे सोचने लगे कि अगर यह रिश्ता पक्का हो गया तो उनका बेटा सेट हो जाएगा। घर लौटकर उन्होंने गिरीश को सारी बात बताई कि लड़की के पास इतना पैसा है, शादी हो गई तो तुम करोड़पति बन जाओगे, जिंदगी आराम से कटेगी। गिरीश के मन में लालच जाग उठा। वो सपने देखने लगा कि शादी के बाद वो मौज मस्ती करेगा, पैसे उड़ाएगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसलिए वो इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। रिश्ता पक्का करने के लिए गिरीश ने रातों रात खुद को पूरी तरह बदल लिया। उसने सारी बुराइयां छोड़ दी। सुबह जल्दी उठता, ऑटो रिक्शा लेकर सड़कों पर निकलता, दिन भर मेहनत करता और शाम को सारी कमाई ईमानदारी से पिता श्रीरंग पोटे को सौंप देता। जब भी मधुमती और उसकी मां शकुंतला से मिलने जाता तो सिर झुकाकर बेहद सादगी से बात करता, मीठी मीठी बातें करता और कहता कि आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। शकुंतला को प्रभावित करने के लिए वो फूलों का गुलदस्ता लेकर जाता। गिरीश में आए इस अचानक बदलाव से श्रीरंग पोटे और उनकी पत्नी बेहद खुश थे। उन्हें लगता था कि उनके घर बहू नहीं कोई देवी आ रही है और अब उनका बेटा पूरी तरह सीधे रास्ते पर आ गया है। उन्हें पूरा विश्वास था कि शादी के बाद बहू घर आएगी और गिरीश एकदम सुधर जाएगा। मधुमती और गिरीश की शादी धूमधाम से हुई। माहिम के एक बड़े हॉल में रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भरा हुआ। मधुमती लाल रंग की भारी साड़ी में दुल्हन बनी थी। उसके गले में सोने की मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां खनक रही थी, जबकि गिरीश सफेद शेरवानी में दूल्हा बना था। शादी के शुरू के महीने सब कुछ शांतिपूर्ण और खुशहाल बीते। मधुमती घर संभालती थी, सुबह नाश्ता बनाती थी, गिरीश को प्यार से खिलाती थी और वो नौकरी की तलाश का बहाना बनाकर घर पर आराम करता था। फिर कुछ महीनों बाद मधुमती एक प्यारे से बेटे की मां बन गई। नन्हा सा बच्चा गुलाबी गालों वाला रोता हुआ पैदा हुआ। मधुमती को उम्मीद थी कि अब बच्चे को देखकर गिरीश जरूर बदल जाएगा और जिम्मेदारी समझेगा। लेकिन 6 महीने बाद ही गिरीश की असलियत फिर से सामने आने लगी। वो फिर से पुराने रंग में आ गया। रात को देर से घर लौटता, मधुमती से पैसे मांगता कि देना, दोस्तों के साथ बाहर जाना है। मधुमती शुरू में देती रही, लेकिन जब वो रोते हुए कहती कि ये पैसा मां और नानी की मेहनत का है, इसे बर्बाद मत करो, तो गिरीश हंसता और कहता कि तेरी संपत्ति है, मेरा उस पर पूरा हक है। वो लगभग रोजाना बियर बारों में जाता, दोस्तों को पार्टी देता, शराब पीता और नाच गाना करता। घर आकर मधुमती को डांटता फेंकता था। जब शकुंतला समझाने आती तो गिरीश बड़े शान से कहता कि जिसकी पत्नी करोड़पति है उसे काम धाम करने की क्या जरूरत है, आखिर ये करोड़ों रुपए किस दिन काम आएंगे। बेटे का रोना भी उसे नहीं रोकता था। वो बच्चे को गोद में लेने की बजाय बाहर निकल जाता। शकुंतला को जब गिरीश की पूरी सच्चाई पता चली कि वो शराबी है, निकम्मा है और उनकी बेटी को मारता पीटता है, तो वे पूरी तरह टूट गई। सदमे और गम की वजह से वे बीमार पड़ गई। पहले घर पर ही इलाज चला, लेकिन हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि ये स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से है। कुछ महीनों की बीमारी के बाद शकुंतला की मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार में गिरीश मुंह बनाकर खड़ा रहा, लेकिन अंदर से वो खुश था, क्योंकि अब फ्लैट पर उसका पूरा कब्जा हो जाएगा और कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। शकुंतला की मौत के बाद मधुमती अपने नन्हे बेटे को लेकर मायके वाले फ्लैट में रहने आ गई।
फ्लैट में आते ही गिरीश उसे बेचने की जिद पर अड़ गया। वो फ्लैट बेचकर सारा पैसा अपनी अय्याशी में उड़ा देना चाहता था। इसके लिए वो फिर से शातिर चाले चलने लगा। मधुमती से शादी करते समय जिस तरह वो संत बन गया था, ठीक वैसे ही अब फ्लैट बेचने के लिए वो एक बार फिर अच्छे आदमी का दिखावा करने लगा। वो सुबह मधुमती और बेटे से खूब प्यार करता, नाश्ता साथ खाता, बच्चे को गोद में लेकर खेलता और कहता कि अब मैं पूरी तरह बदल गया हूं। मधुमती के दिल में अच्छा आदमी बनने की इमेज बनाने के लिए वो नौकरी ढूंढने का नाटक भी करने लगा। जब गिरीश को लगा कि मधुमती उस पर फिर से विश्वास करने लगी है, तब उसने अपनी असली चाल चली। उसने मधुमती को भरोसा दिलाया कि हम एक बिजनेस शुरू करेंगे, उसमें 50 लाख रुपए लगेंगे और इससे हमारा भविष्य सेट हो जाएगा। भोली भाली मधुमती उसके जाल में फंस गई और राजी हो गई। फ्लैट 43 लाख रुपए में बिका। सारे कागजात पर मधुमती ने हस्ताक्षर किए और सारा पैसा गिरीश के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। रहने के लिए गिरीश ने भयंदर ईस्ट के नक्षत्र टावर की 14वीं मंजिल पर 1-2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया, जिसका मासिक किराया 15,000 रुपए था और बालकनी से समुद्र का नजारा दिखता था। जैसे ही फ्लैट का पैसा गिरीश के पास आया, वो पूरी तरह बदल गया। अब उसके पास लाखों रुपए थे, इसलिए वो लखपतियों की तरह ठाठ से रहने लगा। सुबह देर से उठता, ब्रांडेड कपड़े पहनता, महंगे जूते पहनता और शाम को बियर बारों में जाकर शराब और अय्याशी पर पैसे लुटाता। वो अपने दोस्तों को भी साथ ले जाता और उनका पूरा खर्च खुद उठाता। जब भी मधुमती उसे रोकने की कोशिश करती कि इतना पैसा बर्बाद मत करो, तो वो सिर्फ लड़ता ही नहीं बल्कि मारपीट भी करता, थप्पड़ मारता, लात मारता और कहता कि मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी है, कोई दखल देने की जरूरत नहीं। गिरीश जिस तरह अय्याशी पर पैसा उड़ा रहा था, उसे देखकर मधुमती को अपने और अपने बेटे के भविष्य की भयंकर चिंता सताने लगी। उसे डर था कि अगर गिरीश का यही हाल रहा तो कुछ ही समय में सारा पैसा खत्म हो जाएगा और वे सड़क पर भिखारी बन जाएंगे। पति की इन हरकतों से पूरी तरह परेशान होकर मधुमती ने अंत में फैसला कर लिया कि वो गिरीश से तलाक लेगी। अपने बचे हुए पैसों और बेटे को लेकर नानी के पास फ्रांस चली जाएगी। उसने इसके लिए नानी अहिल्या से फोन पर लंबी बात की और सारी स्थिति बताई। नानी ने कहा कि आजा बेटी, यहां तू पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, मैं सब संभालूंगी। लेकिन जब यह खबर श्रीरंग पोटे को लगी कि बहू तलाक लेकर फ्रांस चली जाएगी, तो वे बेहद परेशान हो गए। उन्हें डर था कि इससे समाज में उनकी भयंकर बदनामी होगी, क्योंकि बेटे ने तो वैसे ही उनकी सारी इज्जत बर्बाद कर रखी थी। अब बाकी बची हुई इज्जत भी बहू के साथ चली जाएगी। श्रीरंग पोटे अपनी पत्नी को लेकर तुरंत भयंदर पहुंचे। नक्षत्र टावर की 14वीं मंजिल पर जब वे पहुंचे तो गिरीश नशे में धुत था। श्रीरंग ने उसे जोर से डांटा कि क्या कर रहा है, तू बहू को मारता पीटता है, पैसा बर्बाद करता है। मधुमती रोते हुए कमरे से निकली और सारी बातें बताई। श्रीरंग ने मधुमती को समझाया कि बेटी, परिवार टूटेगा, बच्चे का क्या होगा, समाज क्या कहेगा, थोड़ा और सहन कर लो। फिर उन्होंने गिरीश को खरी खोटी सुनाई और पोते को गोद में लेकर माहिम अपने घर चले गए। पिता की इस डांट और मधुमती के तलाक के फैसले के बारे में जानकर गिरीश का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो कतई नहीं चाहता था कि मधुमती उसे छोड़कर फ्रांस चली जाए, क्योंकि उसके जाते ही उसका पैसों का सोर्स खत्म हो जाता और वो फिर से भिखारी बन जाता। इसी वजह से गिरीश अब अक्सर मधुमती से लड़ाई झगड़ा करता और मारपीट करने लगता। उन दिनों गिरीश और मधुमती का रिश्ता बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। दोनों के बीच इतना तनाव था कि रोजाना छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते थे और कभी कभी मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। 3 दिसंबर 2013 को शाम के 7 बजे गिरीश नशे में धुत होकर घर लौटा। उसने मधुमती से पैसे मांगे कि जल्दी दे, बाहर दोस्तों के साथ जाना है। मधुमती ने मना कर दिया और कहा कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहूंगी, मैं तलाक लूंगी
और बेटे को लेकर फ्रांस चली जाऊंगी। ये सुनते ही झगड़ा शुरू हो गया। गिरीश ने मधुमती का कॉलर पकड़ा, उसे दीवार से टकराया, मुक्के मारे लाते मारी। मधुमती चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन ऊंची मंजिल पर होने और पड़ोसियों के डर की वजह से कोई बाहर नहीं आया। गिरीश ने इतना मारा कि मधुमती बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। गुस्सा अभी भी शांत न होने पर उसने मधुमती का गला दोनों हाथों से जोर से दबा दिया और 10 मिनट तक दबाए रखा। इसी दौरान मधुमती की सांस रुक गई और उसकी मौत हो गई। गिरीश को पता ही नहीं चला कि मधुमती मर चुकी है। उसे लगा कि वो बेहोश होकर नाटक कर रही है ताकि वो मारना बंद कर दे। थक हारकर वो सोफे पर बैठ गया, एक बियर की बोतल खोली और पीने लगा। रात 9 बजे वो बाहर निकला, अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने चला गया। रात 11 बजे जब वो वापस लौटा तो देखा कि मधुमती अभी भी उसी जगह फर्श पर पड़ी हुई है। उसने उसे उठाने की कोशिश की, हाथ लगाया तो शरीर पूरी तरह ठंडा और सुन्न हो चुका था। अब समझते ही सब कुछ साफ हो गया कि मधुमती मर चुकी है। घबराहट छा गई और सारा दिमाग बच निकलने के चक्कर में चल पड़ा। जेल जाने और हथकड़ी लगने का ख्याल आते ही वो तरह तरह की साजिशें सोचने लगा। लाश को सीधे बाहर फेंकना मुश्किल था, क्योंकि पहचान हो जाती और पकड़ा जाना तय था। इसलिए उसने प्लान बनाया कि लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, उन्हें समुद्र में फेंक देगा, मछलियां खा लेंगी और शव नहीं मिलेगा। अगर कोई पूछेगा तो कह देगा कि मधुमती नाराज होकर फ्रांस अपनी नानी के पास चली गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि इससे कोई शक नहीं करेगा और उसका जुर्म छिप जाएगा। लेकिन इस प्लान में एक बड़ी समस्या थी। गिरीश मधुमती की लाश के टुकड़े तो कर सकता था, लेकिन उन्हें अकेले लेकर समुद्र तक जाना और फेंकना संभव नहीं था। काफी सोच विचार के बाद उसे अपनी बुआ के बेटे नितिन की याद आई। नितिन 25 साल का था, गिरीश का दोस्त भी था और दोनों साथ में घूमते थे। गिरीश को विश्वास था कि नितिन उसकी मदद जरूर करेगा। यही सोचकर उसने नितिन को फोन किया और कहा कि आ जा, जल्दी बहुत जरूरी काम है। नितिन आया तो गिरीश उसे भयंदर मॉल ले गया। वहां एक दुकान से 2 बड़े धारदार चाकू खरीदे। नितिन सामने खड़ा देखता रहा। फिर घर लौटकर गिरीश ने सारी सच्चाई बता दी कि मधुमती मर चुकी है और अब टुकड़े करके समुद्र में फेंकने हैं, तू मदद कर। ये सुनते ही नितिन डर गया और कहा कि पागल हो गया है, अगर मदद की तो हम दोनों जेल जाएंगे। वो चुपचाप वहां से निकल गया और भाग खड़ा हुआ। नितिन ने तुरंत अपने मामा श्रीरंग पोटे को फोन किया। ये दोपहर के 2 बजे की बात है। उसने कहा, मामा जल्दी आओ, गिरीश के घर कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे डर है कि उसने कुछ गलत कर दिया है। श्रीरंग पोटे हक्के बक्के रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन नितिन की बात पूरी तरह गलत भी नहीं लग रही थी। वे तुरंत टैक्सी लेकर भयंदर के लिए निकल पड़े। आधे घंटे में नक्षत्र टावर पहुंचे, 14वीं मंजिल पर गए और डोरबेल बजाई। बार बार डोरबेल बजाई, दरवाजा खटखटाया, गिरीश गिरीश चिल्लाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पड़ोसी इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। श्रीरंग पोटे सिर पकड़कर लिफ्ट के पास बैठ गए। उनका मन किसी अनहोनी को सोचकर कांप उठा। लाख कोशिशों के बाद भी जब फ्लैट का दरवाजा नहीं खुला तो श्रीरंग पोटे नितिन को साथ लेकर भयंदर के नवाघर पुलिस थाने पहुंचे। उस समय दोपहर के 3 बजे थे और ड्यूटी पर असिस्टेंट इंस्पेक्टर सतीश शिवरकर थे। सतीश शिवरकर एक लंबे कद के सख्त चेहरे वाले पुलिस अधिकारी थे। श्रीरंग पोटे और नितिन ने बैठकर उन्हें सारी बात बताई कि सर, फ्लैट अंदर से बंद है, डोरबेल बजाने और खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। हमें अनहोनी का डर है, किसी की जिंदगी दांव पर हो सकती है। क्योंकि किसी की जिंदगी दांव पर थी, इसलिए असिस्टेंट इंस्पेक्टर सतीश शिवरकर ने दोनों की बात को पूरी गंभीरता से लिया और सच जानने के लिए तुरंत हेड कांस्टेबल मोहन परकाले और कांस्टेबल आनंद मिलकारे को साथ लेकर नक्षत्र टावर के लिए निकल पड़े। मोहन परकाले एक मोटे तगड़े अनुभवी पुलिस वाले थे
जबकि आनंद मिलकारे युवा और चुस्त थे। वे लोग टावर पहुंचे, लिफ्ट से 14वीं मंजिल पर गए। फ्लैट अब भी अंदर से पूरी तरह बंद था। पुलिस ने भी डोरबेल बजाई, दरवाजा खटखटाया और जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चाबी बनाने वाले को बुलाया गया, लेकिन चाबी से भी दरवाजा नहीं खुला। तब आस पड़ोस के कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया, जिनमें से एक के पास हथौड़ा था और दूसरे के पास लोहे की रॉड थी। सबने मिलकर पहले दरवाजे की कुंडी पर वार किए, फिर पूरा जोर लगाकर दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटते ही अंदर का भयानक मंजर सबके सामने आ गया। लिविंग रूम में फर्श पर खून के धब्बे थे और फिनाइल डालकर साफ करने की तेज महक आ रही थी। किचन में वॉशिंग मशीन के ऊपर 2 बड़े चाकू रखे थे, जिनके ब्लेड पर सूखा हुआ खून लगा था। फ्रिज खोला गया तो अंदर प्लास्टिक के बैग्स में मानव शरीर के टुकड़े पैक करके रखे थे। बेडरूम में पलंग के नीचे कार्डबोर्ड के बॉक्स थे, जिन्हें खोला तो अंदर न्यूज़पेपर में लिपटे और टुकड़े मिले। बदबू दबाने के लिए कमरे में अगरबत्ती जली हुई थी। ये देखकर सभी दंग रह गए। मामला बेहद गंभीर था, इसलिए सतीश शिवरकर ने तुरंत सीनियर इंस्पेक्टर दिनकर पिंगले और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही थोड़ी देर में सीनियर इंस्पेक्टर दिनकर पिंगले घटना स्थल पर पहुंच गए। दिनकर पिंगले 20 साल के अनुभव वाले सख्त पुलिस अधिकारी थे। उनके साथ थाना जनपद के जॉइंट सीपी अनिल कुंभारे और एसीपी संग्राम सिंह भी मौजूद थे। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिन्होंने फिंगरप्रिंट लिए, फोटो खींचे और सबूत इकट्ठे किए। मधुमती की लाश के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की गई। इसी बीच सीनियर इंस्पेक्टर दिनकर पिंगले के निर्देश पर असिस्टेंट इंस्पेक्टर सतीश शिवरकर, हेड कांस्टेबल मोहन परकाले और आनंद मिलकारे गिरीश पोटे को पकड़ने में जुट गए। इसमें गिरीश की बुआ के बेटे नितिन की मदद ली जा रही थी, क्योंकि नितिन जानता था कि गिरीश कहां कहां घूमता है। नितिन ने बताया कि वो शेवारे पार्क में जाता है। पुलिस टीम शाम 7 बजे पार्क पहुंची और गिरीश को एक बेंच पर सिगरेट पीते हुए देखा। रात 11 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरीश को थाने लाया गया, तब तक रात के 12 बज चुके थे। इसलिए पुलिस ने उसे सीधे पूछताछ करने की बजाय लॉकअप में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया, ताकि पूछताछ की जा सके और सबूत जुटाए जा सके। रिमांड के दौरान पूछताछ के कमरे में गिरीश ने सारी बात कबूल कर ली। उसने बताया कि 3 दिसंबर को पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था, मारपीट की थी, गला दबाया था। फिर जब मौत का पता चला तो रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक किचन में चाकू से टुकड़े किए थे, दुर्गंध न फैले इसलिए प्लास्टिक में पैक किए थे। कुछ फ्रिज में रखे थे, कुछ बेड के नीचे छिपा दिए थे और प्लान था कि मौका मिलते ही समुद्र में फेंक देगा। पूछताछ के बाद गिरीश को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 5 जनवरी 2017 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुला वी के भाटिया ने गिरीश पोटे को अपनी 33 साल की पत्नी मधुमती की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत कक्ष में न्यायाधीश ने सख्त आवाज में कहा कि आप सिर्फ 14 साल के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के अंत तक जेल में रहेंगे, कोई पैरोल नहीं मिलेगी। गिरीश सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। अब आज की दूसरी स्टोरी शुरू करते हैं। ये 31 जुलाई 2025 की सुबह की बात है, जब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के थाना बिलारी क्षेत्र में स्थित एक छोटे से गांव ढकिया नरू के बाहरी छोर पर रास्ते के किनारे प्रेम सिंह नाम के एक किसान का खेत था। उस खेत के बीचों बीच धान की फसल लगी हुई थी और जगह जगह पानी भरा हुआ था, क्योंकि बारिश का मौसम था। सुबह करीब 7 बजे कुछ ग्रामीण अपने रोजमर्रा के काम से निकल रहे थे। कोई खेत की ओर जा रहा था, कोई गांव से बाहर मजदूरी करने। अचानक उनकी नजर प्रेम सिन्हा के खेत की ओर पड़ी, जहां खेत के ठीक बीच में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। शव मुंह के बल गिरा हुआ था। उसका चेहरा मिट्टी और पानी में धंसा हुआ था, हाथ पैर फैले हुए थे और कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। ये दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई।
सभी डर गए और चीख निकल पड़ी। कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग अपने घरों से निकलकर खेत की ओर दौड़ने लगे और वहां भीड़ जमा हो गई। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस मृत व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाया, क्योंकि चेहरा पूरी तरह मिट्टी से ढका हुआ था और सूजन भी आ चुकी थी। इस बीच ग्राम प्रधान मनोहर सिंह ने तुरंत अपनी साइकिल ली और थाना बिलारी की ओर निकल पड़े। उन्होंने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी कि हमारे गांव के पास प्रेम सिंह के खेत में एक लाश पड़ी हुई है, कोई पहचान नहीं पा रहा है, जल्दी आइए। सूचना मिलते ही कोतवाल मोहित कुमार मलिक अपनी पूरी टीम के साथ 2 जीपों में सवार होकर और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। कोतवाल मोहित कुमार मलिक एक सख्त और अनुभवी पुलिस अधिकारी थे, जिनकी उम्र करीब 45 साल थी। उन्होंने पूरे घटनास्थल को लाल रस्सी से घेर कर बहुत सावधानी से शव की जांच शुरू की। पुलिस वालों ने दस्ताने पहने शव को धीरे से पलटा, चेहरा साफ किया, आसपास के हर निशान और सबूत को ध्यान से परखा, जैसे पैरों के निशान, बाइक के टायर के निशान या कोई सामान जो गिरा हो। फॉरेंसिक टीम ने फोटो खींचे, सैंपल लिए और आसपास की मिट्टी, पानी, सब कुछ इकट्ठा किया ताकि घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सके। घटनास्थल की पूरी कार्यवाही पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को एक स्ट्रेचर पर रखा, सफेद कपड़े से ढका और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय मुरादाबाद भेज दिया। अगले दिन यानी 1 अगस्त 2025 को जब स्थानीय अखबारों में एक अनजान व्यक्ति की लाश मिलने की खबर प्रकाशित हुई, जिसमें लिखा था कि बिलारी क्षेत्र के ढकिया नरू गांव में खेत में अज्ञात शव मिला है, तो उसे पढ़कर महेंद्र नाम का एक व्यक्ति तुरंत अपनी साइकिल लेकर कोतवाली बिलारी पहुंचा, क्योंकि उसका भाई किशनवीर पिछले दिन शाम करीब 4:30 बजे से घर नहीं लौटा था और उसका कोई पता नहीं था। महेंद्र सिंह जिला संभल के थाना कुड़ फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव मिठनपुर मौजा का निवासी था और पर्वत सिंह का बेटा था। पुलिस उसे अपनी जीप में बैठाकर मोर्चरी पहुंची। वहां पुलिस ने जब उसे रखी हुई लाश दिखाई, जो फ्रीजर में थी, तो लाश देखते ही महेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चीख निकल पड़ी, सिर चकरा गया और वो लगभग बेहोश होने ही वाला था। साथ आए पुलिस वालों और लोगों ने उसे संभाला, पानी पिलाया और कुर्सी पर बैठाया, क्योंकि जो लाश वहां पड़ी थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसके 40 वर्षीय भाई किशनवीर की थी। किशनवीर का चेहरा सूजा हुआ था, मुंह और नाक में मिट्टी भरी हुई थी और शरीर पर कीचड़ के निशान थे। पुलिस ने पहले तो इसे एक सामान्य दुर्घटना मान लिया, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि किशनवीर शराब पीने का आदी था और अक्सर नशे में इधर उधर भटकता रहता था। इसलिए पुलिस ने सोचा कि नशे की हालत में वो खेतों की तरफ निकल आया होगा और वहां मुंह के बल गिर जाने से उसकी मौत हो गई होगी। मुंह और नाक में मिट्टी व पानी भर जाने से उसका दम घुट गया होगा। परंतु यहां ये बात सबसे बड़ी पहेली थी कि किशनवीर अपने घर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान खेत में आखिर कैसे पहुंच गया और किस वजह से वहां गया, क्योंकि वहां जाने का कोई रास्ता या वजह नहीं थी। उधर किशनवीर के लापता होने के दिन से ही उसकी पत्नी पिंकी ने गांव के लोगों से अपने पति के बारे में पूछताछ की कि किसी ने देखा है तो बताओ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। तीसरे दिन जब अखबारों में खबर छपी तो बड़े भाई महेंद्र सिंह को शक हुआ और वो बिलारी कोतवाली पहुंचा, जहां पुलिस के साथ पोस्टमार्टम हाउस जाकर उसने अपने भाई की लाश की पहचान की। फिर डेड बॉडी को एक ट्रक में रखकर वो अपने गांव मिठनपुर मौजा लौट आए, जहां अंतिम संस्कार किया गया। 12 अगस्त 2025 को इस मामले की रिपोर्ट कोतवाली बिलारी में दर्ज की गई। महेंद्र सिंह ने बताया कि वे लोग किशनवीर की मृत्यु के बाद होने वाले धार्मिक कर्मकांडों में व्यस्त थे, जैसे तेरहवीं और अन्य रस्में, इसलिए रिपोर्ट दर्ज कराने में 12 दिन की देरी हो गई। जब पुलिस ने किशनवीर की पत्नी पिंकी से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसका पति तो शराब पीने का आदी था, नशे में कहीं चला गया होगा और वही खेत में गिर जाने से उसकी मौत हो गई होगी। मगर जब पुलिस ने उससे थोड़ी सख्ती से सवाल किए और डांट फटकार लगाई
कि सच बताओ वरना हवालात में डाल देंगे, तो वो टूट गई और उसने सारा सच उगल दिया कि ये हत्या है और इसमें मैं भी शामिल हूं। इसके बाद कोतवाल मोहित कुमार मलिक के निर्देशन में बनी पुलिस टीम ने पिंकी से पूछताछ के बाद इस हत्या में शामिल सभी अभियुक्त चमन शर्मा, नितिन शर्मा निवासी गांव मनकुला, रविकांत निवासी मोहल्ला प्रेम विहार बिलारी तथा पिंकी निवासी गांव मिठनपुर मौजा, थाना कुट फतेहगढ़, जिला संभल को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद किशनवीर की हत्या की हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई, जो बेहद ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की तहसील बिलारी से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है मिठनपुर मौजा। इस गांव का थाना क्षेत्र कुट फतेहगढ़ में आता है। गांव मिठनपुर मौजा में रहने वाले पर्वत सिन्हा के परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी थे। सबसे बड़ा बेटा सतपाल सिंह, दूसरे नंबर पर महेंद्र सिंह और तीसरे नंबर पर किशनवीर उर्फ ऋषिपाल था। इस गांव में ज्यादातर लोग यादव जाति से संबंध रखते हैं। सबसे बड़े भाई सतपाल की मौत किशनवीर की हत्या से करीब 27 दिन पहले ही हो गई थी। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लीवर की बीमारी थी और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। दूसरे नंबर के भाई महेंद्र सिंह की अभी तक शादी नहीं हुई थी। महेंद्र सिन्हा और किशनवीर का मकान एक ही आंगन में जुड़ा हुआ था, 2 कमरों का कच्चा मकान, जबकि बड़े भाई सतपाल का घर बगल में था। मां और पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। मां को कैंसर था और पिता हार्ट अटैक से गए थे। इनके पास उतनी खेती योग्य जमीन नहीं थी कि उससे पूरी तरह गुजर बसर हो सके। तीनों भाइयों के पास कुल मिलाकर लगभग 8 से 9 बीघा जमीन थी, जिसमें धान, गेहूं और सब्जियां उगाते थे, लेकिन बारिश पर निर्भर होने से आय कम होती थी। इसलिए ये लोग मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, खेतों में काम करते या निर्माण स्थल पर। बड़े भाई सतपाल की शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गनीमत यह रही कि पिता पर्वत सिंह ने अपनी बेटी की शादी अपने जीवन काल में ही कर दी थी। वो पास के गांव में थी। इसी बीच पिंकी नाम की एक युवती की कहानी इस परिवार से जुड़ गई। पिंकी की शादी कुछ ही महीने पहले बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन जिस घर में वो दुल्हन बनकर गई थी, वही घर उसके सपनों की कब्र बन गया। रोज रोज की कलत आने और आरोपों ने उसका मन तोड़ दिया था। ससुराल वाले उसे घर का काम ज्यादा कराते थे और ताने मारते थे कि दहेज कम लाई है। एक दिन जब सहन शक्ति जवाब दे गई, तो पिंकी ने रोते हुए ठान लिया कि अब वो किसी भी हाल में उस घर में नहीं रहेगी। उस रात वो बिना कुछ बताए चुपचाप घर से निकल गई। सड़क पर अकेली भटकती हुई उसकी मुलाकात ट्रक ड्राइवर रघुवीर से हो गई, जो किशनवीर का बहनोई था, क्योंकि रघुवीर की शादी किशनवीर की बहन से हुई थी। रघुवीर ने उसकी हालत देखी रोती हुई लड़की अकेली रात में और उसे अपने ट्रक में बैठा कर ले गया। पिंकी ने उसे बताया कि ना वो ससुराल जाएगी और ना ही मायके, क्योंकि दोनों ही जगह उसकी जान को खतरा है। ससुराल वाले मार सकते हैं और मायके वाले इज्जत के नाम पर। रघुवीर का खुद का परिवार था, पत्नी और 2 बच्चे, जो ठीक ठाक चल रहा था। इसलिए वो किसी अनजान औरत को अपने साथ रखकर अपने घर में कोई झगड़ा नहीं चाहता था। रघुवीर ने उसकी मजबूरी समझी और सोचा कि अगर इस लड़की की शादी अपने किसी साले से करा दी जाए तो उसकी जिंदगी संभल सकती है। इसीलिए उसने अपने दोनों साले महेंद्र और किशन से बात की। उस समय दोनों ही साले अविवाहित थे। महेंद्र ने यह सुझाव दिया कि पिंकी की शादी किशनवीर से ही कर दी जाए, क्योंकि किशन सीधा साधा है। रघुवीर ने जब किशन से इस बारे में बात की तो वो मान गया। बड़े भाई और बहनोई की बात रखने के लिए किशन ने भी पिंकी को अपनाने की हामी भर दी। फिर गांव के रिवाज और परंपराओं के अनुसार दोनों के साथ फेरे करा दिए गए, मंदिर में पूजा हुई और गांव वालों ने गवाही दी। किशनवीर के साथ रहने के बाद पिंकी ने पहली बार अपने जीवन में अपनापन और सुकून का एहसास किया। किशन उसे प्यार से रखता, घर का काम में मदद करता और कभी ताने नहीं मारता। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास
और प्यार की डोर मजबूत होती चली गई। जब पिंकी के पहले ससुराल वालों को ये पता चला कि वो अपने घर से भाग गई है, तो उन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वे पहले ही पिंकी से पीछा छुड़ाना चाहते थे। अपनी तरफ से बचाव के लिए उन्होंने अगले दिन सुबह ही उसके मायके में फोन करके बता दिया कि तुम्हारी बेटी पिंकी रात को ही घर छोड़कर चली गई है, हम कुछ नहीं जानते। उधर मायके वाले बेटी के अचानक गायब होने से घबरा गए। उन्होंने हर तरफ खोजबीन शुरू कर दी, थाने के चक्कर लगाए, रिपोर्ट दर्ज करवाई और लोगों से मदद मांगी कि कोई देखे तो बताए। आखिर उन्हें पता चल ही गया कि पिंकी इस समय जिला संभल के एक गांव मिठनपुर मौजा में रह रही है। इन सब हलचल के बीच पिंकी ने तय कर लिया कि अब वो दिल की सुनकर ही जिएगी। उसने सबके सामने साफ कह दिया कि किशनवीर ही उसका असली पति है और मैं उसी के साथ रहूंगी। गांव वालों में तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने कहा यह पिंकी की गलती है, तो किसी ने उसकी हिम्मत की तारीफ की कि भागकर नई जिंदगी बना ली। मगर पिंकी के लिए यही सच्चाई थी कि उसने अब अपना नया जीवन चुन लिया था। वो अब पुराने बंधनों में बंधी औरत नहीं थी, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने वाली एक नई कहानी की नायिका थी। हालांकि दूसरी बिरादरी में शादी करने के कारण उसके मायके वालों को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। लोग तरह तरह के ताने दे रहे थे कि यादव लड़की ब्राह्मण से भाग गई, मगर पिंकी और किशन ने किसी की परवाह नहीं की। वक्त उड़ता गया और दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखी। एक दिन किशन अपनी पत्नी को साथ लेकर अलीगढ़ चला गया, क्योंकि वहां उसे एक फैक्ट्री में काम मिल गया था। फैक्ट्री में वह दिन भर मेहनत करता, मशीन चलाता और शाम को लौटने पर पिंकी गेट पर उसका स्वागत करती, चाय नाश्ता देती। कभी अगर वो देर से आता तो पिंकी नाक होकर कहती, टाइम से आया करो, अकेले डर लगता है। तब किशन मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भर लेता और कहता, मैं हूं ना, तुझे डरने की क्या जरूरत। दोनों की जिंदगी खुशियों से भरी थी, छोटे से किराए के मकान में, लेकिन प्यार बहुत था। मगर 9 साल गुजर जाने के बाद भी उनके घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी। शादी के शुरुआती दिनों में किशन ने पिंकी से मुस्कुराते हुए कहा था कि जल्द ही हमारा घर हमारे बच्चों की हंसी से भर जाएगा। मगर वक्त बीतता गया और यह सपना अब भी अधूरा था। किशन जब हर शाम काम से लौटता तो पास पड़ोस के बच्चों को खेलते देख उसकी आंखें भर आती। मन ही मन सोचता कि काश मेरा भी एक बेटा होता जो थके होने पर मेरी गोद में सिर रख देता, या अगर एक नन्ही सी बेटी होती तो घर में आते ही मेरे गले में झूल जाती और अपनी खिलखिलाती हंसी से मेरे सारे दुख मिटा देती। पिंकी की पीड़ा और भी गहरी थी। जब गांव की औरतें मेले या त्योहार पर अपने बच्चों का हाथ थामे जाती तो उसके खाली हाथ भारी लगते। रिश्तेदार और पड़ोसी ताने कसते कि जब संतान नहीं तो जीवन का क्या आनंद। इन बातों पर वो चुप हो जाती, पर रात को उसके आंसू तकिए को भिगो जाते। किशन उसका हाथ पकड़कर समझाता कि मुझे तेरी मुस्कान ही सबसे बड़ा सहारा है। दुनिया कुछ भी कहे, तू मेरे साथ है तो मैं सबसे खुशहाल इंसान हूं। फिर भी दोनों के दिलों में एक अधूरी चाह बाकी थी। उनका रिश्ता मजबूत था, पर समाज की बातें और मन की कसक बार बार दिल को चीर जाती। कभी कभी दोनों बैठकर सोचते कि क्या हमारा प्यार ही हमारी संतान नहीं है? क्या हमारे परिश्रम से चल रही ये जिंदगी ही हमारी सबसे बड़ी विरासत नहीं? किशन को अपनी मर्दानगी पर शक होने लगा, पर वो उन सवालों को काम की थकान में दबा देता। उसे खुद पर कोई कमी महसूस नहीं होती थी और ना ही पिंकी ने कभी उससे ऐसी शिकायत की। वो मंदिर जाती, भगवान से मन्नतें मांगती, व्रत रखती और किशन भी उसका पूरा साथ देता था, मंदिर लेकर जाता। लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा। एक दिन किशन बोला, क्या हमारी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी? क्या हमारी जिंदगी में यही कमी रह जाएगी? उसके स्वर में छिपा दर्द पिंकी के दिल तक उतर गया। उसने किशन का हाथ थामा और कहा, हमारा प्यार कभी अधूरा नहीं हो सकता। अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ,
हम दोनों एक दूसरे के लिए ही तो हैं। पर सच्चाई यह थी कि दोनों के मन में कहीं ना कहीं टीस थी। पिंकी को लगता शायद वो मां बनने के योग्य नहीं, और किशन को लगता शायद वो पिता बनने का हकदार नहीं ठहर सका। फिर भी दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहे। दिन भर की मेहनत के बाद जब रात को एक साथ बैठते तो सारी थकान और दुख पल भर के लिए मिट जाते। यहाँ के यादव समाज के लोग बहुत पिछड़े हुए थे, इसलिए बच्चा न होने की वजह जानने के लिए किसी ने कभी डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत तक नहीं समझी। सब तंत्र मंत्र पर यकीन करते थे। करीब 3 साल पहले दोनों ने अलीगढ़ को अलविदा कहकर अपने पैतृक गांव मिठनपुर मौजा लौटने का फैसला किया, क्योंकि फैक्ट्री का काम थकाने लगा और गांव में जमीन थी। गांव लौटकर किशनवीर ने रोजी रोटी के लिए एक ही रिक्शा लोन पर ले लिया, जिसकी किस्तें भरता था और गांव में लोगों को घुमाता था। इससे घर का खर्च किसी तरह ठीक ठाक चलने लगा। इन्हीं दिनों उसकी जान पहचान मनकुला गांव के रहने वाले चमन शर्मा से हुई। मनकुला गांव किशन के गांव से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। चमन शर्मा अपने इलाके में पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांड करने के लिए जाना जाता था। वो पंडित था। मुरादाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों में पंडित या ब्राह्मण समाज का धार्मिक और सामाजिक रूप से खास सम्मान होता है। गांवों में उनकी भूमिका केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से भी गहराई से जुड़े रहते हैं। उन्हें गांव का धार्मिक सलाहकार और मार्गदर्शक माना जाता है। पहले के समय में ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में अनाज, धान, गेहूं, सब्जी या कपड़े मिलते थे, लेकिन अब लोग धीरे धीरे नकद दक्षिणा देने लगे हैं। फिर भी आधुनिक समय में भी गांवों में ब्राह्मणों का सम्मान और उनकी भूमिका लगभग वैसी ही बनी हुई है जैसी पहले थी। ऐसे में 50 वर्षीय चमन शर्मा का किशन वीर के घर आना जाना शुरू हो गया। चमन के 3 भाई थे। उसका विवाह हो चुका था और एक बेटा भी था। दुनियादारी के मामलों में चमन बड़ा चालाक और समझदार था। वो जब भी किशनवीर के घर आता तो उनके काम आने वाला कुछ ना कुछ सामान साथ ले आता, जैसे सब्जी, मसाले या कपड़े। पिंकी उसे बड़े आदर से बैठाती, चाय पिलाती और खाना खिलाती। एक दिन चमन एक थैले में पनीर, मसाले और बाकी जरूरी चीजें लेकर आया, मगर उस थैले में एक शराब की बोतल भी रखी थी। उसने बोतल निकालकर मुस्कुराते हुए थैला पिंकी को पकड़ाते हुए कहा, लो भाभी, आज पनीर बनाओ, लेकिन पहले 2 गिलास और लोटे में थोड़ा पानी दे दो। फिर उसने खुद ही गिलास में शराब का पैक बनाया। किशन ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं शराब नहीं पीता, बस कभी त्योहार या किसी खास मौके पर ही थोड़ा बहुत लेता हूं। इस पर चमन ने दोस्ती का हवाला देते हुए कहा कि आज तो दोस्ती का दिन है, मना मत कर, और आखिरकार किशन मान गया। चमन ने हंसते हुए कहा, जाम उठा ले और मुंह से लगा ले, मुंह से लगाकर पी। उसके इस शायराना अंदाज पर किशन मुस्कुरा दिया और दोनों धीरे धीरे नशे के रंग में डूब गए। कुछ देर बाद खाना भी तैयार हो गया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। अगले दिन फिर उनकी मुलाकात हुई। किशन ने पिछली रात की दावत के लिए चमन का धन्यवाद किया तो चमन मुस्कुराते हुए बोला, अरे दोस्ती किस दिन काम आएगी, और सुन, मैं तेरे दुख दर्द का इलाज भी लेकर आया हूं। किशन ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, कौन सा इलाज? तभी चमन ने धीरे धीरे अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उसने पिंकी की ओर देखते हुए कहा, भाभी को बच्चा ना होने की चिंता है ना, मेरे पास ऐसा उपाय है जिससे संतान ना होने वाले दंपति भी माता पिता बन सकते हैं। अगर मुझ पर भरोसा हो तो मैं मदद कर सकता हूं। यह सुनकर पिंकी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई, क्योंकि पिछले 9 सालों से उसकी यही ख्वाहिश अधूरी थी। मगर किशन को कुछ बात अजीब लगी। वो बोला, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? चमन ने रहस्यमयी लहजे में कहा, मगर ये केवल दवा या नुस्खे की बात नहीं है। इसके साथ कुछ धार्मिक क्रिया और खास उपाय भी करने पड़ते हैं। वो सब मैं खुद करूंगा और खर्चा भी मेरा ही रहेगा, लेकिन ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। धीरे धीरे चमन ने पिंकी के मन में
उम्मीदों का एक झूठा जाल बुनना शुरू कर दिया। कभी दवा के नाम पर तो कभी ताबीज और मंत्र टोने के बहाने। वो उसे भरोसा दिलाने लगा कि बच्चा तभी आएगा जब वो उसके बताए खास उपायों पर पूरा विश्वास करेगी। किशन सीधा साधा आदमी था। चमन ने उसे कुछ छोटी पुड़िया दी और कहा कि संभोग से 1 घंटा पहले ये खा लेना, इससे निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। पिंकी भोली थी। मां बनने की चाह में उसने चमन की हर बात पर यकीन कर लिया। वो सोचती अब शायद सच में मेरी गोद भर जाएगी। धीरे धीरे चमन और पिंकी के बीच देवर भाभी का रिश्ता और करीब होता चला गया। चमन मजाक में बात करते करते कभी कभी उसे छेड़ देता और मौका मिलने पर गले लगने या चूमने की कोशिश भी कर लेता। इसी भरोसे और लालच के बीच पिंकी पूरी तरह उसके जाल में फंसती चली गई। किशन को लगता था कि उसका दोस्त उसकी मदद कर रहा है, जबकि असल में वो उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहा था। जब भी चमन को किसी पूजा से अधिक दक्षिणा मिल जाती, वो अच्छे खाने पीने का सामान लेकर किशन के घर आ जाता। एक दिन वो हमेशा की तरह खाने का सामान और शराब की बोतल लेकर आया। उस दिन उसने किशन को पहले से ज्यादा शराब पिलाई। फिर मौका देखते ही नशे की गोलियों का पाउडर निकालकर एक बैग में मिला दिया। थोड़ी ही देर में किशन बेसुध होकर चारपाई पर गिर गया। फिर चमन ने पिंकी को आवाज दी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। पिंकी घबराकर बोली, अरे क्या कर रहे हो, वो देख लेंगे। चमन मुस्कुराते हुए बोला, उसका पूरा इलाज कर दिया है, अब उसे सुबह से पहले होश नहीं आने वाला। पिंकी शर्माते हुए पूछी, ऐसा क्या कर दिया? चमन ने हंसते हुए सब बताया और कहा कि आज हम खुलकर अपना प्यार जताएंगे। इतना सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया और दोनों उस पल की दुनिया में खो गए। पिंकी भी चमन की आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत महसूस कर रही थी। कई दिनों से उसे लग रहा था कि चमन केवल उसके पति का दोस्त नहीं बल्कि उसके दिल में भी खास जगह बना चुका है। चमन ने धीरे से कहा, पिंकी तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितनी चाहत से देखता हूं। आज किस्मत ने हमें ऐसा वक्त दिया है कि अगर तुम चाहो तो ये रात सिर्फ हमारी हो सकती है। पिंकी कुछ देर तक बिना कुछ कहे बैठी रही। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। देवर जी, शायद किस्मत ने ही ये अवसर हमारे लिए रखा था। मैं भी अब अपने दिल की बात को और नहीं रोक सकती। इतना कहते ही दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई। रिश्तों की दीवारें टूट गई और वह रात उनके लिए प्यार का एक नया किस्सा बन गई। दोनों ऐसे एक दूसरे में खो गए जैसे दो जिस्म और एक जान हो। रात का आखिरी पहर करीब था। तभी चमन की आंख खुली तो उसे लगा कि सुबह होने ही वाली है। पिंकी भी उठ चुकी थी। उसके चेहरे पर चमक थी और चमन की आंखों में सुकून झलक रहा था। दोनों जानते थे कि अब यह रिश्ता केवल एक रात का नहीं रहेगा, बल्कि ये उनके जीवन का नया अध्याय बन चुका है। पिंकी ने धीरे से कमरे से बाहर झांका। उसने देखा कि जेठ का कमरा बंद था। फिर वो मेन गेट तक आई। बाहर जाकर चारों ओर नजर दौड़ाई। सन्नाटा पसरा था और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने इशारे से चमन को बाहर जाने को कहा और वो धीरे धीरे कदम रखते हुए वहां से निकलकर अपने घर चला गया। इसके बाद ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। वक्त बीतता गया और पिंकी मां बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। किशन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सोच रहा था कि चमन द्वारा दी गई दवा के कारण ही ये चमत्कार हुआ है। खुशी में उसने कर्ज लेकर जो ये रिक्शा खरीदा था उसे भी बेच दिया, क्योंकि अब उसे शराब की बुरी आदत लग चुकी थी। काम धंधा पूरी तरह से ठप हो गया था। घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। चमन कभी कभी घर आता था, मगर अब वो पहले जैसी आर्थिक मदद नहीं कर पाता था। जीवन तंगी और परेशानियों में गुजर रहा था। ऊपर से बच्चे के आने से खर्च और बढ़ गए थे दूध, कपड़े, दवा। इसी बीच कहानी में एक नया किरदार आया। उसका नाम था नितिन। करीब 20 साल का नितिन पिंकी के प्रेमी चमन का सगा भतीजा था।
किशन और नितिन की दोस्ती ई रिक्शा चलाते हुए थी। जब किशन रिक्शा चलाता था तो नितिन कभी सवारी बनता। नितिन किशन की खराब आर्थिक हालत को अच्छी तरह जानता था। वो अपने पिता का इकलौता बेटा था। परिवार बड़ा नहीं था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो समय समय पर किशन को थोड़े बहुत पैसे उधार दे दिया करता था। कई दिनों से दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। एक दिन नितिन अपने उधार के पैसे मांगने के लिए किशन के घर पहुंच गया। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। किशन और चमन आंगन में बैठकर शराब के पैक बना रहे थे। दोनों के बीच हंसी मजाक और गप्पे चल रही थी। तभी दोनों ने एक साथ आवाज लगाई, आओ नितिन, इधर आओ नितिन। कुछ ही पलों में नितिन अंदर आया। दोनों ने उसे भी अपनी महफिल में शामिल कर लिया। फिर तीनों मिलकर जाम पर जाम टकराने लगे। कुछ देर बाद जब शराब खत्म हुई तो उन्होंने पिंकी को खाना लाने को कहा। पिंकी 3 थालियों में गर्मा गर्म खाना लेकर आई और आतन उसने नितिन को नमस्ते कहा। नितिन ने जब सर उठाकर देखा तो उसकी नजरें वहीं ठहर गई। नशे का असर उसके ऊपर साफ झलकने लगा था। उसने देखा कि पिंकी की आंखों में चमक थी। चेहरा पहले से भी ज्यादा खिला हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उस पर नया उजाला भर दिया हो। बच्चे के जन्म के बाद उसके रूप में और भी निखार आ गया था। उसके गालों पर हल्की लाली थी, आंखों में गहराई और शांति थी, और होठों पर हमेशा रहने वाली प्यारी मुस्कान उसे और भी मोहक बना रही थी। नितिन का ध्यान खाना खाने में नहीं, बल्कि पिंकी को देखने में लगा हुआ था। उसकी नजरें बार बार उसी तरफ उठ जाती थी। उस दिन नितिन ने अपने उधार या पैसों की कोई बात किशन से नहीं की, बल्कि जाते वक्त किशन से बोला कि अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारा दोस्त हूं और हर वक्त मदद के लिए तैयार हूं। मगर उसकी आंखें तब भी पिंकी पर ही टिकी रही। पहली ही मुलाकात में उसका दिल पिंकी पर आ गया था। इसके बाद उनकी मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी और पिंकी भी नितिन को चाहने लगी। नितिन ने अपने चाचा चमन की चाल दोहराई। एक दिन वह भी खाने पीने का थैला भरकर किशन के घर पहुंचा। उसमें शराब की बोतलें थी और एक पुड़िया थी जिसमें नशीली गोलियों का पाउडर भरा था। शराब पीते वक्त उसने किशन के बैग में वही पाउडर मिला दिया। कुछ देर में किशन की आंखें झपकने लगी और वो लगभग बेहोश हो गया। तब पिंकी और नितिन ने रात भर एक दूसरे के साथ खूब प्यार जताया। जवानी से भरे नितिन के साथ पिंकी ने भी सारी हदें तोड़ दी और खुलकर आनंद लिया। इस तरह चाचा और भतीजा दोनों ही पिंकी के दीवाने बन गए। कभी चमन तो कभी नितिन उसकी जवानी का मजा लेने उसके घर चला आता। पिंकी अब नितिन के प्रति ज्यादा झुकने लगी थी, मगर फिर भी वो चमन को नाक नहीं करना चाहती थी, इसलिए कभी कभी वो उसे भी खुश कर देती थी। दोनों उस पर जान छिड़कते थे और उसका हर ख्याल रखते थे। साथ ही किशन की शराब का इंतजाम भी समय समय पर कर देते थे। किशन को अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों की इन रंगीन रातों का पूरा अंदाजा था। नशा उतरने के बाद जब वो दिन में गांव के लोगों से मिलता तो वे घर के हालात बता देते। तब वो बहुत शर्मिंदा महसूस करता था और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसता था, पर कुछ कह नहीं पाता था। बस सब कुछ सहता रहता था, जैसे जिंदगी उसके लिए अब बोझ बन चुकी हो और वो बस हालात के साथ बहता चला जा रहा था। अपने ही घर में पराया बनकर रह गया था। ये मामला धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन कोई भी खुलकर उन चाचा भतीजों पर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि चमन पंडित था और प्रभावशाली। किशन भी जानता था कि चाचा भतीजे से उलझने का मतलब खुद अपनी मौत को बुलाना है, इसलिए वो उनसे भिड़ने के बजाय अपने गुस्से का सारा बोझ पत्नी पर ही उतार देता था। अब आए दिन किशन पिंकी को मारने पीटने लगा। अब पिंकी के चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई देती थी वो सिर्फ मासूमियत का एक झूठा पर्दा थी।
पति की रोज रोज की कलह से पिंकी परेशान हो चुकी थी। इसलिए उसने अपने दोनों प्रेमियों से बात कर किशन को रास्ते से हटाने के लिए खतरनाक योजना बना डाली। किशन को कई दिनों से नशे के लिए शराब की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। जेब में कोई पैसा भी नहीं था। योजना के अनुसार पिंकी ने अपने पति किशन से कहा कि इस समय नितिन सयोंडारा में है, उससे बात हो गई है, तुम उसके पास चले जाओ, वो 4,000 तुम्हें देगा, लेकर आ जाओ। ग्राम संडारा मिठनपुर मौजा गांव से करीब 2 किमी की दूरी पर है। किशन संडारा पहुंच गया। वहां पर चमन शर्मा, नितिन शर्मा, अवनेश और रविकांत मौजूद थे। पास में ही शराब की दुकान थी। नितिन ने जाकर 2 बोतल शराब खरीदी और एकांत में पांचों जाकर बैठ गए। किशन ने नितिन से कहा कि पिंकी ने पैसों के लिए भेजा है, हमें पता है, पहले एक पैग ले ले फिर चले जाना। योजना के अनुसार उन्होंने किशन को जमकर शराब पिलाई। किशन नशे में इतना चूर हो गया कि अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। तीनों ने किशन को उठाकर एक बाइक पर बैठाया। नितिन उसे पकड़कर पीछे बैठ गया। बाकी दोनों लोग बाइक के पीछे पीछे चल दिए। अंधेरा हो चुका था। करीब 15 किमी दूर गांव ढकिया नरू पहुंचने पर उन्हें धान के खेत में पानी भरा दिखाई दिया। ये एक सुनसान जगह थी। उस समय उधर से किसी का आना जाना भी नहीं हो रहा था। वहां तीनों ने उसे बाइक से उतारा।